हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इकोनॉमिक्स गुरुकुल के अंदर। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि संदीप करके कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं नेशनल इनकम के अंदर, तो सोचा आप लोगों को कुछ सॉल्यूशंस दे दूं अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के। तो हम शुरू करने वाले हैं नेशनल इनकम को लेकर बाय संदीप गर्ग। बुक है पूरी 12th क्लास की। देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल्स इसमें दे रखे हैं। तो अनसॉल्व न्यूमेरिकल के अंदर आपको दे रखे हैं सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड को लेकर। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू एडेड बाय कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड 4000, सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट 5000, परचेजेस बाय फर्म ए 5500, सेल्स बाय फर्म बी 2000 और परचेज बाय फर्म बी दैट इज़ 1200। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। आप चाहो तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है पेज नंबर है इसका 4.88, ठीक है। टॉपिक चल रहा है इसमें आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को लेकर चल रहे हैं हम, अनसॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर आपको दे रखा था फर्म ए और फर्म बी। तो एक नॉर्मल से ट्रिक भी नहीं कहेंगे इस चीज़ को, नॉर्मल चीज़ है यार। तुम पहले फर्म ए को कैलकुलेट कर लो, फर्म ए, ठीक है। तो फर्म ए के लिए आपको क्या क्या दे रखा है। सेल्स गिवन है, सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो सेल्स है ना, ये आप लोगों की वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है। वैसे आपको पता होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर क्या क्या आता है, आपकी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स आता है। अब माइनस करना होता है हमें क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इसमें आपको इंटरमीडिएट कंजप्शंस दे रखे थे, परचेजेस बाय फर्म ए, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ को रखकर चलते हैं। सेल्स हमारी जो पहली हो रही थी वो हो रही थी 4000 की टू हाउस होल्ड, अब हो रही थी 5000 की, ठीक है, टू गवर्नमेंट। अब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं परचेजेस जो कि हमारी हो रखी थी 5500 की। तो आपका जो इसमें आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 3500। तो फर्म ए में जो आपने निकाला है वो है आपका वैल्यू एडेड, आपने निकाल लिया है 3500। वहीं पे अगर आप फर्म बी का भी निकालेंगे तो इसी तरीके से निकलेगा। तो सेल्स आपकी कितनी होती, सेल्स बाय फर्म बी ने किया था। फिर उसके बाद आता है आपका परचेज़, परचेज़ फर्म बी ने कितने का किया है, बाय फर्म बी। तो परचेजेस हमने किए हैं, सॉरी सेल्स की थी 2000 की और परचेजेस हमने की, माफ़ कीजिएगा, माइनस होता है, ठीक है, 1200 की। तो आपका फर्म बी ने वैल्यू एडेड कितना निकाल दिया है आपका 800 रुपीज़, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करके चलना है। वैसे टेबल की फॉर्म में भी आप कर सकते हो और मैं आपको टेबल भी बनाकर दिखा देता हूँ एक बार को कि टेबल एक्चुअल में बनानी कैसे है। देखिए, इस तरीके से आप बॉक्सेस को बना लीजिएगा। फॉर्म ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा, ये है आपका वैल्यू एडेड, सॉरी, ठीक है। तो फर्म ए थी आपकी, फर्म ए। इस फर्म ए के अंदर हमने क्या किया था, सेल्स बाय फर्म ए करके चल रहे थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स टू हाउस होल्ड, शॉर्टकट में लिखते हैं, और सेल्स टू गवर्नमेंट, ठीक है, फर्म ए ने किया था। तो अब इसके अंदर क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, तो हमने किया था 4000, साथ में था हमारा 5000। परचेज बाय फर्म ए, परचेजेस जो होते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट होते हैं, तो कितने का किया था 5500 का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 3500 हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से फर्म बी लिख लीजिए। सेल्स हुई थी, सेल्स की थी उसने कितने की होती है 2000 की। वहीं पे इसने किया था, सॉरी यहाँ पे परचेजेस भी मेंशन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे परचेजेस इसने कितने की करी थी,
1200 की, और ये डिफरेंस आ गया वो है आपका वैल्यू एडेड निकल के आ रहा है 800 का। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं, बिल्कुल बॉक्स के ज़रिए से करके देखते हैं हम इस बार। तो बॉक्स बना लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिख देंगे हम सीधे सीधे वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहाँ पे हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हो जाएगा वैल्यू एडेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे लिखना है ये है मेरी फर्म ए। फर्म ए के अंडर में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो फर्म ए के अंडर था, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स की थी फर्म ए ने, कितने की करी है सेल्स जो है 100 रुपीज़ की करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है आपका परचेजेस करी हैं फर्म ए ने, किससे करी थी, फर्म बी से करी हैं। तो भाई परचेजेस पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करी थी आपकी हुई थी 40 की हुई थी मेरे ख्याल से। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए कितने की करी है, 40 की करी है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे इसमें क्या किया गया, क्योंकि चेंज इन स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, जो कि पार्ट होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का। तो आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट लिख कर चेंज इन स्टॉक्स कर सकते हैं, जो कि आपको दे रखा है। ओपनिंग आपका कितना दे रखा था, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा आपको 20, माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक से, तो ओपनिंग आपको दे रखा था 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, 25, इस तरीके से आप इसे लिख लेंगे। ठीक, आपको पता है इनका ना डिफरेंस कर लीजिए, सीधे सीधे 100 में से 40 गया, 60 बचा। 60 अब ओपनिंग जो अब चेंज इन स्टॉक आपके पास निकल कर आया, वो कितना निकल के आया, -5 निकल के आ गया। तो वैल्यू एडेड आपके पास कितना बचेगा, 55 बचा इसका। ठीक, तो इसी तरीके से आप फर्म बी का भी निकाल लेंगे, फर्म बी। ठीक है, तो फर्म बी के अंदर आप देखिए पहले परचेजेस को, सेल्स देखिए सबसे पहले। सेल्स कितने की गिवन है, सेल्स आपको गिवन थी बाय फर्म बी 200 की आपको सेल्स गिवन थी। फिर उसके बाद है परचेजेस, आके फर्म बी ने फर्म ए से कितना परचेज़ किया है, ये देख लीजिए 60 का परचेज़ किया, सीधे सीधे निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आपका यहाँ पे चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक जो है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए 35 दे रखा है, और ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा था 45 का। तो 200 माइनस आप सीधे सीधे करके देख लीजिए, 200 माइनस 60, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 10। ठीक, तो इसका निकल के आ गया आपके पास 130। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहो तो इस वाले मेथड के ज़रिए से भी कर सकते हो। देखो इस वाले मेथड से भी कर सकते थे आप, जैसे मैंने ये करके दिखाया था, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि आप क्या कीजिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को आप क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। तो भाई सबसे पहले अगर मुझे ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को करूँ, फाइंड आउट करूँ, जिसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला ये होता है। हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को हम जीडीपी एमपीवी कहकर चलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स आते हैं। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी को, जो कि क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या क्या गिवन है। आपको सेल्स गिवन हो रखी है 200 की, ठीक है, और साथ में जो है आपको क्या क्या गिवन है, आपको हमें देखना है चेंज इन स्टॉक्स कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो चेंज इन स्टॉक्स को आप प्लस कर लीजिए। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन की कि आखिर इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन कौन सा है।
क्योंकि पहले पे आपको दे रखा है परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट। पहली बात तो ये कि आपको ये परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये नहीं बता रखा है कि ये फाइनल कंजप्शन है या फिर अभी स्टार्टिंग कंजप्शन है, ठीक है। तो इसको आपको निगलेक्ट करना है। तो इसमें हम लेंगे जो इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 90। तो ये जो है आपके पास निकल के आ जाएगा 120, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकाल कर हमें चलना है। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास GVA-MP आ चुका है, GVA-MP हमने निकाल लिया, माइनस करना है अब हमें डेप माइनस करना है। ये तो आपको पता ही होगा कि क्यों करते हैं भैया, नेट से ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस करना ज़रूरी है, साथ में फैक्टर कॉस्ट लेकर आने के लिए मार्केट प्राइस में से हमें क्या माइनस करना पड़ता है, हमें IT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ठीक है। तो ये GVA-MP हमें था 120 और डेप्रीसिएशन हमारे कुछ दे नहीं रखा था, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन थे 12। देखो आपको GST भी गिवन है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं जो भी इनडायरेक्ट टाइप के टैक्सेस होते हैं, तो इसलिए आप GST अलग से नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब आपका 108। तो आंसर आ गया आपका NA नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 108 करोड़ रुपए निकल के आ गया। तो भाई एक रिक्वेस्ट ये है कि इनके पीछे सरफेक्स प्रीफिक्स जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब ज़रूर लगाया करें, वरना नंबर कट जाते हैं, ठीक है। मैंने लगाया नहीं, लेकिन आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को ज़रूर लगाएं। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कैलकुलेट कीजिए NDP FC को। सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमें करके चलना है इसके अंदर भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम आपको बताया था मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो NDP FC फाइंड करने के लिए, तो भाई आप सीधे सीधे इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर उसने बोल रखा होता NVAFC तो आप ये वाली टर्म इस्तेमाल करते, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हम निकाल रहे हैं GDP-MP को। तो GDP-MP इसके अंदर निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है सेम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का ही होता है, जिसको हम कहते हैं सेल्स लिख सकता हूँ मैं प्लस चेंज इन स्टॉक्स, ठीक है। चेंज इन स्टॉक्स के साथ हो गया मेरा, और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब ये जो सेल्स और चेंज इन स्टॉक्स होता है सबको पता है भाई, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाता है। इसको मैंने इस बार डायरेक्ट लिख दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC ना लिख के मैंने डायरेक्ट लिख दिया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले GDP-MP को। तो मुझे सेल्स कितनी गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 100 गिवन है, ठीक है। अब साथ में मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा था, मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10 और ओपनिंग स्टॉक दे रखा था मुझे सीधे ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 20 का, ठीक है। वहीं पे मेरे को IC जो दे रखी थी, ठीक है, IC गिवन है मेरे पास कितने की गिवन है, 30 की गिवन है। तो मेरे पास GDP-MP निकल के आ गया सीधे कितना, 60 का, ठीक है। 60 करोड़ मेरे पास निकल के आ गया है। अब ये तो मैंने GDP-MP निकाल लिया, लेकिन मुझे निकालना क्या था, मुझसे पूछा गया कि भाई आप निकालिए GDP-FC को निकालिए। तो GDP-FC निकालने के लिए मुझे GDP-MP का निकालना ज़रूरी था, ठीक है। तो GDP-MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं जो लास्ट दे रखा है आपको 7 पॉइंट जो दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, एक्चुअल में यही डेप्रीसिएशन होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 60 मैंने अपना GDP-MP निकाला, माइनस मैंने कर दिया सीधे 15 से, क्योंकि मेरा डेप्रीसिएशन ही 15 गिवन है, माइनस करना है मेरे को NIT माइनस करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी भी गिवन है मुझे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास कितने थे, 5 थे, और सब्सिडी मेरे पास 1 थी, ठीक है। तो इसको सीधे मैं कर दूंगा क्वेश्चन को। तो मेरा 45 ये हो गया -4 हो गया 41 करोड़। तो ये मेरे पास जो आंसर आया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ गया 41 करोड़।
चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दे रखा है कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ आउटपुट को। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालना। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सब्सिडीज़ गिवन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, नेट एडिशन टू स्टॉक्स भी है, डेप्रिसिएशन भी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है मुझे। ठीक है, तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मुझे दे रखा है सीधे सीधे 250। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला सीधे सीधे क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एनआईटी होता है। ठीक है, तो और जीवीए एमपी को निकालने का तरीका होता है हमारा वही सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स माइनस आईसी। अब इसको मैं एलैबोरेट कर दिया, बस सीधी बात है। अब ये सुन लो, मैं इसको एलैबोरेट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से होता है ये जो चीज़ है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो हमें क्या करना था, हमें एनवीएएफसी को निकालने के लिए मेरे पास सेल्स कितनी थी, सेल्स नहीं है, सेल्स गिवन नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए था। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेता हूँ मैं, एक्चुअल में निकालना यही है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे निकालनी है सीधे सीधे, और माइनस आईसी माइनस डेप माइनस एनआईटी। तो भाई सीधे अब वैल्यू रखना शुरू कर दो। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मुझे 250 दे रखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे निकालना है। आईसी जो है मुझे दे रखी थी, इंटरमीडिएट कंजप्शन थे मेरे 150 के। ठीक, और डेप्रीसिएशन जो लगा हुआ था वो था 30 का। डेप्रीसिएशन आप पे 30 का लगा हुआ है, जिसके अंदर एनआईटी जो है, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, जीएसटी गिवन है। तो जीएसटी भाई मेरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और सब्सिडी दे रखा है 10। तो इसको मैं उतार दूंगा, तो 250 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 180 माइनस 10। ठीक है, अब ये हो गया आपका 250 इज, अब इनकी वैल्यूज़ को मैं इधर ले जाता हूँ, 180 प्लस 10, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सीधे सीधे आपका निकल के आ गया 414। आपका क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका निकल के आ गया। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप एक बार समझ सकते हैं, फिर से बता देता हूँ। एनवीएफसी 250 हमें गिवन था, तो एनवीएफसी को निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये है, जीवीए एमपी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एनआईटी। अब जीवीए एमपी को अगर मैं एलैबोरेट करता हूँ तो ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ठीक है, लेकिन एनवीएफसी के अंदर मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एनआईटी। अब ये जो सेल्स और चेंज इन स्टॉक होता है, इसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट ही कहते हैं। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्वेश्चन के अंदर निकालने को बोला ही गया है, तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। जीवीए एमपी आपको क्या करना है, वो भी निकालना है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सीधे सीधे समझ लो, सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी है, सेल्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स कितना गिवन है आप लोगों को, 10,000 गिवन है। फिर चेंज इन स्टॉक्स निकाल लीजिए, 8, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 800 और ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 1000। तो ये निकल के आ जाएगा आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 800 माइनस 1000, ये आ गया आपका 9800। ठीक है, अब आगे मुझे क्या निकालना है, क्योंकि मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ चुका है, जीवीए एमपी निकालना रह गया मेरा। तो जीवीए एमपी के लिए मुझे क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए था माइनस आईसी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया मेरा 9800। आईसी मुझे कितनी गिवन कर रखी है, अब आईसी जो है मेरी यहाँ पे है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये मुझे दे रखा था 200, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 9600 रुपीज़। ठीक है, करोड़ के अंदर आप इसे लिख देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन, इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।